co-powered by Techno। नमस्कार, सुप्रभात। क्या खरीदें क्या बेचें में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संदीप ग्रोवर। मार्केट्स में ये जो हफ्ता है बहुत ही अहम है और इनफैक्ट आज का जो दिन है वो और भी ज़्यादा खास है क्योंकि आज यूएस फेड की बैठक की शुरुआत होने वाली है। 2 दिवसीय ये बैठक है और इस 2 दिन की बैठक का फैसला कल शाम को यानी कि बुधवार की शाम को आएगा। गुरुवार को इंडियन मार्केट्स भी इसके ऊपर रिएक्ट करते हुए देखेंगे और ना केवल यूएस के मार्केट बल्कि दुनिया भर के बाजार आप देखें इस बैठक के फैसले के ऊपर नजरें टिकाए बैठे हैं। तो क्या फैसला निकल के सामने आएगा, इस पर इंडियन मार्केट्स में किस तरह का असर देखने को मिलेगा और उससे पहले आपको कैसे स्ट्रैटेजाइज करना है, इन सब पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ एक खास मेहमान कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट अरुण केजरीवाल जी कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। सर, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू मनी 9 सर। नमस्कार संदीप। तो सर, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट हफ्ता है जिसकी शुरुआत हमने देखी है कि मजबूती के साथ देखने को मिली। शुक्रवार को हमने देखा था कि थोड़ी सुस्ती के साथ मार्केट में क्लोजिंग हुई थी, लेकिन उस सुस्ती को पूरी तरह से दरकिनार करते हुए सोमवार का जो सेशन था उसमें हमने देखा मार्केट में फिर से एक नए रिकॉर्ड हाई भी बनते हुए देखे। जो एक दिन की गिरावट थी या एक दिन जो बाजार थमा था उसके बाद फिर से हमने देखा मार्केट में मजबूती आती हुई दिखी। निफ्टी 27 अंक चढ़ के बंद हुआ, ऑलमोस्ट 100 अंकों के आसपास की तेजी हमने सेंसेक्स में भी देखी और बैंक निफ्टी आप देखिए लगातार आउट परफॉर्म कर रहा है। 225 अंकों के आसपास की मजबूती के साथ यहां क्लोजिंग देखने को मिली। निफ्टी ने दिन के दौरान 25,400 का लेवल भी पार किया था, 25,445.70। ये रिकॉर्ड हाई का लेवल है, लेकिन हायर लेवल से बाद में प्रॉफिट बुकिंग होती हुई दिखी और प्रॉफिट बुकिंग के बाद लोअर लेवल से रिकवरी भी देखने को मिली। तो हायर लेवल से अगर आप देखेंगे तो निफ्टी करीब 62 अंक नीचे बंद हुआ है, लेकिन लोअर लेवल से रिकवरी भी हुई थी। पर हम 25,400 का जो लेवल है उसे क्लोजिंग बेसिस पर अचीव नहीं कर पाए। ये निफ्टी के लिए जरूर एक दिक्कत की बात है। सेंसेक्स ने 83,000 का लेवल भी पार किया था दिन के दौरान, नया रिकॉर्ड हाई भी बना। 83,000 से थोड़ा सा नीचे, हल्का सा नीचे हमने देखा सेंसेक्स में क्लोजिंग होती हुई दिखी। बैंक निफ्टी की जहां तक बात है तो ये अपने रिकॉर्ड हाई से दूर है, लेकिन 22 जुलाई के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि 52,000 का जो लेवल है उसके ऊपर जाकर हमने बैंक निफ्टी में क्लोजिंग बनती हुई दिखी और दूसरा दिन लगातार है। जबकि निफ्टी और सेंसेक्स की तुलना में आप देखिए जो आउट परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो सर, ये जो निफ्टी में हम देख रहे हैं कि थोड़ी सी थकावट देखने को मिल रही है। निफ्टी के लिए 25,400 का जो लेवल है उसे क्लोजिंग बेसिस पर पार कर पाना या फिर उसके ऊपर बंद हो पाना थोड़ी सी दिक्कत लग रही है। क्या बाजार थकावट के इंडिकेशन या थकावट के संकेत दे रहा है? ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो सेक्टर रोटेशन होता था, अब कोई नया सेक्टर या नए स्टॉक्स चाहिए जिससे कि निफ्टी और सेंसेक्स को खींचा जाए और उसी उसी खोज में बाजार ने आज पूरा दिन निकाला। एक चीज और अहम है संदीप, ये कि बाजार न्यू हाई तो बना लिया, लेकिन उसके बाद जो मोमेंटम था वो कहीं ना कहीं मिस कर रहा था और आज इतना बड़ा दिन था, माफ कीजिए, इतना बड़ा जो एक लिस्टिंग हुआ था बजाज हाउसिंग फाइनेंस के बाद, उस मोमेंटम को भी लेकर बाजार कैपिटलाइज नहीं कर पाया। ये मेरे हिसाब से एक संकेत देता है कि कहीं ना कहीं बाजार एक टेंटेटिव है, बाजार में एक प्रॉफिट टेकिंग का भी माहौल है और फ्रेश कमिटमेंट करने के लिए जो डेली ट्रेडर्स हैं वो तैयार नहीं है। ओके, तो इतना यूफोरिया वाला दिन था, इतनी शानदार लिस्टिंग देखने को मिली जिसकी बातचीत हम आगे करेंगे भी। उसके बावजूद भी बाजार इसको कैपिटलाइज नहीं कर पाया। इनफैक्ट अच्छी बात यह है कि दिन में जो हमने गिरावट देखी उसके बाद लोअर लेवल से रिकवरी भी देखने को मिली। अगर हम निफ्टी का चार्ट आपके सामने दिखा सकें कल के सेशन का, किस तरह से हमने देखा कि रिकॉर्ड हाइज बने, उसके बाद बाजार में गिरावट आई और उसके बाद ऐसे एक यू टाइप का चार्ट जो है कल मार्केट का हमने बनता हुआ दिखा है। तो उसको आप देख सकते हैं कि बाजार हायर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग हुई, लेकिन हाँ कुछ एक सेक्टर्स हैं जो कि बाजार की मदद कर रहे हैं जिस वजह से बाजार 25,400 के आसपास जाकर बंद होने में कामयाब हुआ। लेकिन हाँ मोमेंटम मिसिंग है, ये साफ तौर पे नजर आ रहा है। लेकिन मोमेंटम नजर आ रहा है सर बैंक निफ्टी में, जहां पे शुक्रवार को भी हमने देखा कि भले ही बाजार में कमजोरी थी लेकिन बैंक निफ्टी में आउट परफॉर्मेंस थी और कल भी आप देखिए निफ्टी और सेंसेक्स की तुलना में बैंक निफ्टी में ज़्यादा अच्छे गेंस देखने को मिले थे। 200 अंकों के आसपास की मजबूती फिर से देखने को मिली। 22 जुलाई के बाद हम देख रहे हैं कि जो उच्चतम स्तर है वहाँ पे जाकर बैंक निफ्टी में क्लोजिंग हुई, क्योंकि इससे पहले हमने 52,000 के ऊपर की क्लोजिंग नहीं देखी थी। तो बैंक निफ्टी में ये जो 52,000 का लेवल पार हुआ है, क्या इससे उम्मीद लगा के चलें कि ये जो फेड बैठक वाला हफ्ता है इसमें रिकॉर्ड हाई भी बन जाएंगे बैंक निफ्टी में? संदीप, बैंक
यूएस की फेड की मीटिंग चल रही है रेट कट के लिए। गुरुवार से जो वीकली एक्सपायरी थी बैंक निफ्टी की, उसके बाद में ये देखा गया था कि जो छोटे जो स्कैल्पर होते हैं उनका मुंडन हो गया। तो हो सकता है गुरुवार को ये मूवमेंट दिखा बैंक में, कल दिखा, आज दिखा। ये जो मूव चालू है ये सप्ताह बैंकिंग क्षेत्र के लिए है, और शायद जाकर इसकी पीक फेड की जब अनाउंसमेंट आई मीटिंग की उसके बाद खत्म हो, ये संभावना भी बन सकती है। ओके, ठीक है। तो दोनों तरह की पॉसिबिलिटीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए कि फेड बैठक का जो फैसला आएगा उसके बाद किस तरह का रुझान बैंक निफ्टी में देखने को मिलता है। हो सकता है कि ये जो आउट परफॉर्मेंस है वो थमती हुई भी नज़र आ सकती है। तो देखना होगा कि फेड बैठक का फैसला क्या आता है, उसके बाद रिव्यू करना होगा कि किस तरह से बाजार में स्ट्रैटेजाइज करें। लेकिन सेक्टर्स की बात आप कर रहे थे सर, तो सेक्टर रोटेशन में अगर आप देखें, जो मंडे को गेंस बनते हुए देखें उसमें मीडिया का पार्टिसिपेशन काफ़ी ज़्यादा था। पीएसयू स्टॉक्स फिर से इनमें रिकवरी देखने को मिलने लगी है लोअर लेवल से। एनर्जी, मेटल, रियल्टी, ये कुछ ऐसे इंडेक्स हैं जहाँ पे उछाल देखने को मिला, और जो जहाँ पे मुनाफा वसूली या फिर गिरावट थी उसमें एफएमसीजी, आईटी जो कि आउट परफॉर्मर थे, फार्मा ने भी बहुत ज़्यादा तेज़ी दिखाई है, वही अब मुनाफा वसूली की चपेट में आ रहे हैं। और पीएसयू बैंक इंडेक्स में भी हल्की सी कमजोरी के साथ हमने देखा मंडे को क्लोजिंग देखने को मिली है। तो पहले सर अगर पीएसयू शेयरों की बात करें तो पीएसयू शेयरों में हम जो रिकवरी देख रहे हैं, क्या इसमें खरीदारी करनी चाहिए या फिर आपको लगता है कि उछाल में बेचना ही चाहिए? क्योंकि जिन स्टॉक्स ने आउट परफॉर्मेंस दिखाया मंडे को उसमें ऑयल इंडिया फिर से शामिल हो गया। क्रूड में जो गिरावट थी उसके बाद से ये उभरना चालू हो गया। एनटीपीसी, एनएचपीसी, भेल, ये सब स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि फिर से थोड़ा थोड़ा रिकवरी दिखाने लगे हैं। तो रिकवरी में खरीदें या ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली करें? देखिए, अगर आप जिसे कहते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं और आपको कंट्रोल्ड दायरे में सौदा करने की आदत है तो आप ये कर सकते हो। क्योंकि अगर पूरा का पूरा जो पब्लिक पार्टिसिपेशन से पीएसयू शेयर चले हैं, खास करके 3 सेक्टर, पावर, डिफेंस और आपका तीसरा जो है रेलवे, ये 3 में ओवरबॉट पोजीशन है। ओनरशिप जो है छोटे निवेशकों की ज्यादा हो चुकी है, और ये कोई भी बाजार में करेक्शन आता है ये पहले दौड़ते हैं नीचे की तरफ। तो अगर आप इंपल्सिव ट्रेडर हैं और आप अपना डिसिप्लिन रखकर सौदे में उल्टा घूम सकते हो तो इनमें निवेश कीजिए, नहीं तो इनसे दूर रहिए। वैल्यूएशन के तहत ये फिलहाल बहुत महंगे हैं और बिना करेक्शन के ये एक अट्रैक्टिव प्रोपोजिशन नहीं है मौजूदा स्तर पर निवेश करने के लिए। चलिए ठीक है, अगर आप एक बहुत ही स्मार्ट इन्वेस्टर हैं, अपनी पोजीशन को समझते हैं, रिस्क मैनेजमेंट करना जानते हैं और बाजार की दिशा के साथ अपनी पोजीशन को इन्वर्ट कर सकते हैं या फिर उल्टी दिशा में भी लेके जा सकते हैं या स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं, तो ही आप इनमें उतरिए। क्योंकि पावर, डिफेंस और रेलवे से जुड़े हुए जो पीएसयू स्टॉक्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा पोजीशन बन चुकी है और छोटे निवेशकों की हिस्सेदारी काफ़ी ज़्यादा हो गई है। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि अलार्मिंग लेवल पर है, तो आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है। एफएमसीजी शेयरों में हमने देखा सर, एफएमसीजी के साथ चाहें तो आईटी और फार्मा को भी जोड़ सकते हैं। ये तीनों जो डिफेंसिव सेक्टर्स हैं इनमें ज़बरदस्त एक्शन हमने बनता हुआ दिखा है। तो जो 2 दिन से अब एफएमसीजी शेयरों में मुनाफा वसूली हो रही है या गिरावट हो रही है, क्या इसको हम ट्रेंड के तौर पे माने, जैसे आप कह भी रहे थे कि सेक्टर रोटेशन हो रहा है? कुछ प्रॉफिट बुकिंग कही जा सकती है, कुछ क्योंकि इनमें एक अच्छा खासा चाल आया था। जैसे कि मान लीजिए हिंदुस्तान लीवर की अगर आप बात करें तो हिंदुस्तान लीवर एक तरह से पिछले कई महीनों से कुछ हुआ नहीं था, अचानक 4-5 दिन में इसमें एक बड़ी तेजी देखने को मिली। मेरे ख्याल से 18-20% की बढ़त हो गई। तो ये जो चाल हिंदुस्तान लीवर की हुई है वो एक तरह से हाथी की चाल होती है। उसका कद बड़ा है, साइज बड़ी है, और जब वो 4 कदम भी आगे बढ़ता है तो आप और मेरे जैसे कई लोगों के तो वो 100 कदम के बराबर हो जाता है। तो ये टाइप की चाल आने के बाद में स्वाभाविक तौर पर प्रॉफिट बुकिंग होना है। उसका जब प्रॉफिट बुकिंग भी होता है तो वो भी हाथी के चाल की तरह होता है, 5-7% गिर जाता है 2 दिन में। तो मेरे ख्याल से स्वाभाविक प्रॉफिट टेकिंग है, महज उतना ही समझिए। ऐसा नहीं है कि ट्रेंड रिवर्सल इनमें हो गया है। अगर पूरे बाजार में ट्रेंड रिवर्सल होता है तो शायद आपको चिंता करने का कारण होगा कि ये एफएमसीजी में भी ट्रेंड रिवर्सल है।
तो आप कह रहे हैं कि एफएमसीजी शेयरों में जिनके पास हैं वो बने रहें और कोई चाहे तो फ्रेश भी ऐड कर सकता है? देखिए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की स्ट्रैटेजी इस टाइप के मार्केट में हर चीज में रखना जरूरी है, क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई लेवल पे चल रहा है। यहाँ पर आपके पास में रेजिस्टेंस के जोन नहीं है, अनचार्टेड टेरिटरी में बाजार घूम रहा है। तो आपके पास जो सपोर्ट है या जो एक स्टॉप लॉस है, वही आपका हथियार है कि आप आपके प्रॉफिट्स को लॉक इन कर सके। उसके बिना ट्रेडिंग करना जोखिम से भरा हुआ है। ठीक है, तो प्रॉफिट को आप कह रहे हैं कि लॉक करने के लिए स्टॉप लॉस आपका सबसे बड़ा हथियार है, उसको आप ज़रूर लगा के चलें और उसको भूलें ना, ताकि ज़रूरत पड़ने पर आप फायर कर सकें अपने स्टॉप लॉस का जो हथियार है वो। चलिए अब ब्रॉडर मार्केट्स की बात करते हैं सर। एनएसई पर हमने देखा कि 1291 शेयर ऐसे थे जो कि चढ़कर बंद हुए और 1307 शेयर गिरे थे, यानी कि इवनली बैलेंस्ड था। एक तरह से रस्साकसी थी बुल्स और बियर्स के बीच में। तो नाम कह सकते हैं कि मंदड़िए हावी थे या फिर तेजड़िए हावी थे, पूरी तरह से बाजार इवनली बैलेंस था। मिड कैप इंडेक्स जरूर 225 अंक चढ़ के बंद हुआ। स्मॉल कैप इंडेक्स में हमने 160 अंकों के आसपास के गेंस देखे और दोनों इंडाइसिस, चाहे आप मिड कैप इंडेक्स की बात करें चाहे आप स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करें, दोनों ने दिन के दौरान रिकॉर्ड हाई लेवल्स को भी छुआ, जैसा हमने फ्राइडे को भी देखा था। तो सर जो मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स हैं उनमें तो आउट परफॉर्मेंस लगातार जारी है। दोनों इंडाइसिस में हम देखें तो नए रिकॉर्ड हाइज बनते हुए दिख रहे हैं। कई सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें ज़बरदस्त एक्शन बन रहा है, चाहे वो गॉडफ्रे फिलिप्स हो, डिक्सन टेक हो जहाँ पे खबरें आई हैं, कोहिनूर फूड्स हो, सूर्य रोशनी जैसे स्टॉक्स हो, इनमें ज़बरदस्त एक्शन बनता हुआ दिख रहा है। सर क्या करना चाहिए सर मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में जहाँ पे आउट परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा है? संदीप, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मिड कैप स्मॉल कैप जैसे जो लार्ज कंपनियों में जो सेक्टर होते हैं, उसमें से कई ज्यादा सेक्टर मिड कैप स्मॉल कैप में है। तो आप एक जनरल रुझान सभी निवेशकों को नहीं दे सकते, आपको स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन लेना पड़ेगा। लेकिन सबसे बढ़िया जो मैं टूल देखता हूं वो है स्टॉप लॉस। आप किसी को ये कहिए कि आप प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए, तो उसे गाली देने से कम नहीं होता। तो ठीक है, आप निवेशित रहिए, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन जहां पर भी आपको डर लगता है वहां पर एक स्टॉप लॉस रखिए। उदाहरण के तौर पर 300 रुपए का शेयर का भाव है, आपको लगता है कि 340-50 हो जाएगा, आप 20 रुपए नीचे, जो पिछले 2-3 दिन का लो है, उससे 2 रुपए 3 रुपए ऊपर का एक स्टॉप लॉस रख लीजिए। और अगर वो हिट होता है तो 3-4 रुपए नीचे तक आपका शेयर बिक जाए, ऐसा आपको ऑर्डर डालना चाहिए। मान लीजिए आज का दिन आपके लिए अच्छा हुआ और आपका शेयर आज 10 रुपया बढ़ जाता है, उसकी आधी रकम मतलब 5 रुपए आप स्टॉप लॉस में बढ़ा लीजिए, तो आपने कुछ और प्रॉफिट लॉक इन कर लिया। नीचे गया तो आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होके बिक जाता है। अगर आपसे माल बिकता नहीं तो कम से कम स्टॉप लॉस के जरिए आपका माल बिक जाएगा। ये अगर आप रखोगे तो थोड़ा डिसिप्लिन है, थोड़ी कठिन और कठिनाइयां लगती है शुरू में, बट उसके बाद में जिसे कहते हैं ना, मस्के की तरह आपका ये काम हो जाता है कि भाई चलो मेरे को ये भाव गिरते हुए नहीं दिखा, बट स्टॉप लॉस काम में आ गया और मेरा माल बिक गया। तो डिसिप्लिन रखने की ज़रूरत है, अनुशासन से आप अपने सौदों में बने रहिए। ऐसा नहीं है कि आप सभी सौदों में से निकल जाइए, जहां मुनाफा हो रहा है वहां आप बरकरार रहिए, अपनी पोजीशंस में बने रहिए, लेकिन स्टॉप लॉस को बहुत स्ट्रिक्टली, बहुत ध्यान से फॉलो कीजिए ताकि आपका जो मुनाफा है वो लॉक हो सके और कोई भी बड़ी गिरावट आती है तो आप उससे बच सके। एहतियातन स्टॉप लॉस को ज़रूर आपको फॉलो करना चाहिए, ये बात क्लियर है। दोनों सवालों में जो जवाब आपने दिए सर, इससे एक बात तो साफ़ ही होगी कि स्टॉप लॉस को बहुत ज़रूरी, इस तरह के मार्केट में जहाँ पे हमारे सामने कोई रेजिस्टेंस नहीं है, हम अनचार्टेड टेरिटरी में काम कर रहे हैं, तो स्टॉप लॉस को बहुत ध्यान से, बहुत ही अनुशासन के साथ फॉलो करना चाहिए। चलिए अब आज की तैयारी शुरू करते हैं। हम कार्यक्रम के दूसरे भाग की ओर बढ़ते हैं। सर, जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा, फेड बैठक की आज शाम को शुरुआत हो जाएगी। मंगलवार की शाम को शुरू होकर बुधवार की शाम को फैसला आ जाएगा। हम गुरुवार के दिन इसके ऊपर रिएक्ट करते हुए दिखेंगे। लेकिन सर, हर कोई ये मान के चल रहा है कि इस बैठक में रेट कट होना तो तय है। केवल सवाल इस चीज़ को लेकर है, डिबेट इस चीज़ को लेकर है कि क्या ये 1/4% की ब्याज दरों में कटौती होगी या फिर ½ % की। इन एनी विच केस, जिस तरह से भी ब्याज दरें घटती हैं, कितनी भी घटती हैं, क्वांटम चाहे कुछ भी हो, आपको क्या लगता है सर, इससे बैंकों को ज़्यादा फायदा होगा या फिर NBFCs को? बड़ा कठिन सवाल पूछा है संदीप।
और एक चीज आपको और बता दूं कि इस बार 25 पर क्या रिएक्शन आएगा अमेरिका में और 50 आएगा तो क्या रिएक्शन आएगा, मेरे ख्याल से इसका अंदाज लगाना और भी शायद मुश्किल हो। कुछ समय पहले ऐसा लगता था कि बड़ी रेट कट आएगी, फिर बातचीत होने लगी कि नहीं छोटी आएगी, फिर बातचीत होने लगी थी कि एक नहीं 3-4 रेट कट आएंगे। अब लग रहा है कि शायद इस रेट कट के बाद बहुत ज्यादा हो तो एक रेट कट करंट कैलेंडर ईयर में और आ सकता है, उससे ज्यादा की गुंजाइश नहीं है। मुझे लगता है अंदाजा लगाने के बदले में अपने को गुरुवार सुबह जब बाजार खुलता है जी। उस समय के पहले ये रेट कट पर निश्चय हो जाएगा, और निश्चय होने के बाद अमेरिका किस तरीके से रिएक्ट करता है 2-3 घंटे का आपको बाजार पर भी इम्पैक्ट मिल जाएगा। वहां पर जो होगा उसी का इम्पैक्ट आपको भारतवर्ष में भी देखने को मिलेगा। तो 2 दिन की और खैर मना लीजिए, उसके बाद जो अमेरिका में होगा रेट कट के बाद वो अपन भी देख लेंगे क्या करना है। अब अक्ल मत लगाइए, बड़ा बड़ा पेचीदा ये पर्टिकुलर रेट कट होने वाला है। चलिए, तो काफ़ी पेचीदा सवाल है ये, उसका जवाब भी उतना ही पेचीदा है, जिसके लिए हमें शायद बुधवार की रात या फिर गुरुवार की सुबह तक वेट करना होगा, जब हमारे सामने फेड का फैसला होगा कि कितनी ब्याज दरों में कटौती होती है, क्या वो 1/4% है या फिर आधा % की। अदानी ग्रुप के शेयरों में क्या करना है सर, क्योंकि जो ट्रेडर भी हैं या फिर जो लॉन्ग टर्म के लिए भी उतरना चाहते हैं, क्योंकि अदानी ग्रुप के शेयरों में हम देख रहे हैं कि अब एक के बाद एक जो बुरी खबरें हैं उनका जो असर है वो कम दिखने लगा है। स्टॉक्स रिएक्ट कम करते हैं खराब खबरों के ऊपर और अच्छी खबरों के ऊपर ज़्यादा एक्शन देखने को मिलता है। क्योंकि आप कल की बात कीजिए, जो इनको महाराष्ट्र से ऑर्डर मिला है अदानी ग्रीन और अदानी पावर को, एक ही दिन में आप देखिए 6 से 7% की तेज़ी लेकर दोनों ही स्टॉक्स बंद होते हुए नजर आए हैं, और वो भी तब जब ये जो करार है, जो पावर परचेस एग्रीमेंट हुआ है MSEDCL और कंपनियों के बीच में, वो 3.5 साल आगे का है। तो उसका जो इम्पैक्ट है वो मार्केट ने काफ़ी पॉजिटिवली लिया है। तो आपके हिसाब से सर अदानी ग्रुप के शेयरों में कहाँ खरीदारी करने के मौके, इफ एट ऑल, कोई स्टॉक जो आपको पसंद हो इस पूरे स्पेस से? संदीप, 3 चीज उभर कर आती है अडानी के समूह के बारे में। पहला, हिंडनबर्ग ने जब पहली बार आरोप लगाया था उस समय बहुत बड़ा इंपैक्ट देखने को मिला था। कुछ शेयर आधे और कुछ शेयर चौथाई के स्तरों पर पहुंच गए थे। उसके बाद में एक और आरोप कुछ दिन पहले या कुछ हफ्तों पहले लगाया गया था। वर्चुअली कोई किस्म का भी इम्पैक्ट नहीं आया। अब लोगों को ये समझ में आ रहा है कि जो समूह काम करता है, जो बड़े प्रोजेक्ट्स लेता है, वो आगे बढ़ता रहेगा। ये सब जो चीजें हैं वो होती रहेगी। वापस हाथी का उदाहरण देता हूं। हाथी आगे चलता है, कुत्ते पीछे भौंकते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब आप आते हैं कि कहां पर निवेश करना चाहिए। अगर आपको कोई एक कंपनी में निवेश करना है तो अडानी एंटरप्राइज एक ऐसी कंपनी है जिसमें जितने नए वेंचर्स इस ग्रुप के होते हैं वो उस तरह की होल्डिंग कंपनी में हाउस्ड होते हैं। जैसे जैसे वो उभर कर बड़े हो जाते हैं तो उसे डाइवेस्ट करके एक सेपरेट कंपनी में डाला जाता है। अगर आप ऐसे डाइवर्स कंपनी में निवेश नहीं करना चाहते तो इंडिविजुअल सेक्टर की उनके पास अलग अलग कंपनी है। FMCG में अडानी विल्मर है, पावर में उनके पास अडानी पावर है, पोर्ट्स में अडानी पोर्ट है। आपको जो सेक्टर अच्छा लगता है उसमें निवेश किया जा सकता है। अगर आपको लगता है कि मुझे 4-5 कंपनी में निवेश करना है, छोटा छोटा निवेश 4-5 कंपनी में कर लीजिए, आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है। सबसे बड़ी बात, इस कंपनी में कुछ न कुछ इवेंट आने के ऊपर इसमें प्राइस मूवमेंट भी मिलती है। तो अगर आपकी एंट्री एग्जिट दोनों आप करने की क्षमता रखते हो तो आपको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी भी ये शेयर अच्छे देते हैं। चलिए, तो मैं जो समझ पाया हूँ सर, उसमें एक तो अदानी एंटरप्राइज जो कि होल्डिंग कंपनी है, FMCG कारोबार से अदानी विल्मर, पावर से अदानी पावर और पोर्ट से अदानी पोर्ट्स, ये कुछ 4 कंपनियां हैं जिनमें आप चाहें अगर छोटे छोटे टुकड़ों में निवेश करना चाहते हो तो इसमें करिए, नहीं तो अगर एक ही कंपनी आपको चुनिए तो होल्डिंग कंपनी के साथ जाइए जो कि काफ़ी डाइवर्स है, अदानी एंटरप्राइजेस। ये एक बढ़िया नाम है जिसमें आप धीरे धीरे टुकड़ों में निवेश करके चल सकते हैं। अब आते हैं सर बजाज हाउसिंग फाइनेंस की लिस्टिंग भी, जिसकी आप बात कर भी रहे थे कि यूफोरिया इतना स्ट्रांग था, उसके बावजूद भी बजाज उसे
कैपिटलाइज नहीं कर पाया और लिस्टिंग बहुत ही शानदार देखने को मिली। 150 रुपये पर ये शेयर लिस्ट हुआ, 170 रुपये का इशू प्राइस था और उसके बाद भी यहाँ पे 10% का ऊपरी सर्किट लगा। तो कुल मिला के एक दिन में 135% का रिटर्न लोगों को मिला है, क्योंकि शेयर 165 रुपये तक पहुँचता हुआ नजर आया। लेकिन इसके विपरीत अगर आप देखेंगे सर, चाहे इनकी दोनों पेरेंट कंपनियां देख लीजिए, बजाज फाइनेंस देखिए, बजाज फिनसर्व देखिए, इनमें तो मुनाफा वसूली होती हुई नजर आई। उसके साथ साथ पीएनबी हाउसिंग, एलआईसी हाउसिंग, जो कि बहुत ज़्यादा चले हैं, आप कह सकते हैं एक तरह से सेक्टर की री रेटिंग हो गई थी जब ये आईपीओ की बातचीत चल रही थी, या फिर आईपीओ आने वाला था या आईपीओ खुला हुआ था। लेकिन आज जब लिस्टिंग हुई है, ये शेयर तो अपने जहाँ पे खुला था वहाँ से और ऊपर चढ़ के बंद हुआ, लेकिन बाकी तमाम शेयर जो कि इससे लिंक्ड हैं, चाहे उसकी पेरेंट कंपनी या इसके सेक्टर की कंपनीज है, उनमें मुनाफा वसूली होती हुई दिखी है। तो पहले तो ये जो फिनोमिना है इसको समझाइए और इस सेक्टर में अब क्या करना है वो भी बताइए। ईमानदारी से संदीप, मैं ये कहना चाहता हूं कि मुझे कल से ये चिंता हो रही है कि ये हुआ क्या। पहली बात, बजाज हाउसिंग नई कंपनी नहीं है, ये पिछले 8-9 साल से धंधा कर रही है। तो आप ये कहें कि मार्केट शेयर बदल जाएगा, ये किसी और का शेयर ले लेगा, ऐसा कुछ नहीं होना। फर्क सिर्फ इतना है कि कल तक ये लिस्टेड एंटिटी नहीं थी, आज ये लिस्ट हो गई। अगर इस चीज को अगर आप साइड में रख दें तो कुछ बदलाव नहीं आया है। लेकिन एक तरफ ये शेयर 130-35% बढ़ता है, दूसरे तरफ जितने दिग्गज नाम है, एलआईसी हाउसिंग, पीएनबी हाउसिंग, इंडिया शेल्टर और 4-5 कंपनी के नाम ले लीजिए, 7 से 9% घटते हैं। तो ये क्यों घटा, मेरे को लगता है 2-4 दिन और लगेंगे समझने के लिए, और ये एक इंटरेस्टिंग केस स्टडी बनेगा कि ऐसा भी होता है भारतीय बाजार में। दूसरी बात आ जाते हैं, जहां तक धंधे का सवाल है, वैल्यूएशन का सवाल है, एक बड़ी दिग्गज कंपनी जिसका मार्केट कैप 1.25 लाख करोड़ के आसपास पहुंच चुका है, 58,000 करोड़ पे इश्यू आई थी, वो उसकी एक सक्सेसफुल लिस्टिंग हुई, 51-52% ट्रेडिंग वॉल्यूम की डिलीवरी मार्क हुई है। ये सभी चीज पॉजिटिव हैं, लेकिन ये धंधा नया नहीं है, न कंपनी का न धंधा जो ये कर रही है। हाउसिंग फाइनेंस धंधा कई कंपनियां कई सालों से कर रही है। तो ऐसा क्या हो गया, एक बढ़ गया, दूसरे सभी मिलकर घट गए। तो चिंता का विषय है, और ऐसा ना हो कि 1 या 2 दिन के बाद पता चले कि बाकी सब बढ़ने लगे और ये एक घट जाए। मैं कोई फोरकास्ट नहीं कर रहा हूं, बट कहीं ना कहीं सैनिटी आनी पड़ेगी, क्योंकि अब बजाज हाउसिंग की वैल्यूएशन किसी भी तुलना पर सस्ती नहीं है, महंगी पहले भी थी और अब ये गेन के बाद और महंगी हो गई है। अगर आप ध्यान दें तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी या इस टाइप के धंधे में प्राइस टू बुक एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है। ये जब इश्यू आई थी तो पोस्ट मनी के बुक के वैल्यू के ऊपर में ये 3.25 टाइम के बुक वैल्यू पर प्राइस टू बुक पर आई थी। अब ये गेन्स होने के बाद ये करीब 7 टाइम पर पहुंच गई है। पीएनबी हाउसिंग 2 टाइम पर मिलता है, एलआईसी हाउसिंग 1.25 के वैल्यूएशन पे मिलता है। तो या तो मैं कुछ मिस कर रहा हूं, मार्केट कुछ मिस कर रहा है, बट इतना बड़ा फर्क सस्टेन्ड बेसिस में चले ऐसा मैं नहीं मानता। ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात सर, कि या तो पीएनबी, आप कह रहे हैं कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस को गिरना पड़ेगा, या फिर 1 दिन की थकावट या 2 दिन की थकावट के बाद फिर से ये पीएनबी हाउसिंग या एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस चलने लगेंगे। एक इन बिटवीन द लाइन अगर मैं सर पढ़ने की कोशिश करूं जो आप इंडिकेट कर रहे हैं, क्या बजाज हाउसिंग फाइनेंस में प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए? देखिए, चढ़ते सूरज को अगर आप किसी को बोलो बेचो तो वो आपको गाली देगा। तो यहां पर मैं वापस वही बात कहूंगा, अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है कि किस भाव में निकलना है, क्या ये टॉप बना देगा कि नहीं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखकर ट्रेड कीजिए। और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में आप एक चीज और कर सकते हो, आधी 1 घंटे के ट्रेडिंग के बाद जो वेटेड एवरेज दिन की होती है शेयर की, उसको आप अपना स्टॉप लॉस बना लीजिए। वो एक अच्छा इंडिकेटर होता है, और उसके नीचे अगर शेयर जाता है तो बेच लीजिए। ठीक है, तो
लिस्टिंग होने के बाद जो वेटेड एवरेज बनेगा 1-1.5 घंटे 2 घंटे का, उसको आप स्टॉप लॉस के तौर पे मान लीजिए। और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, जैसे जैसे शेयर ऊपर जाता जाए आप अपने स्टॉप लॉस का लेवल ऊपर की ओर बढ़ाते जाइए। ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का तरीका होता है, जो मेथड है, तो उसी तरह से आप इसमें स्ट्रैटेजी बना के चल सकते हैं। सर, आईपीओ की बात चल रही है तो आज भी एक लिस्टिंग होने वाली है पीएन गाडगिल, जिसका रिस्पांस अगर आप देखें तो 59 टाइम्स हुआ था। पूरा ज्वेलरी स्पेस काफ़ी ज़्यादा चला है और कुछ ऐसा ही रिस्पांस भी देखने को मिला इस आईपीओ में। क्या इसकी लिस्टिंग भी काफ़ी ज़बरदस्त एक्सपेक्टेड है पीएन गाडगिल की, और इसके बाद कहीं ज्वेलरी शेयर तो नहीं गिर जाएंगे जैसा हमने इंडिकेशन देखा भी है, क्योंकि टीबीजी जो कि शुक्रवार को 20% के सर्किट पे था वो कल गिर गया, और बाकी शेयर जो है कल्याण ज्वेलर्स उसमें भी गिरावट देखने को मिली। हालांकि सेंको गोल्ड ऊपर बंद हुआ, मैं मानता हूं, लेकिन लिस्टिंग कैसी होगी और ज्वेलरी शेयरों में क्या करना है अब? पीएनबी बजाज हाउसिंग जैसा तो नहीं हो जाएगा? संदीप जी, बाजार में एक वर्ड होता है यूफोरिया, जो होता है उसका डेफिनेशन नहीं आप कर सकते हो। आजकल जो बाजार में चल रहा है ये कुछ अजीब सा माहौल है। तो आप जो कह रहे हो अगर हो गया तो वाकई में इसके ऊपर में इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए कि ये हुआ क्या है। ये नॉर्मल फीलिंग नहीं आती बाजार में। लेकिन अब आ जाते हैं इस पर्टिकुलर लिस्टिंग के ऊपर, और कल जो 3 लिस्टिंग हुई थी उसकी तुलना में कंपेयर करते हैं। कल 3 लिस्टिंग हुई थी, एक लिस्टिंग बड़ी शानदार 100% से ऊपर लिस्ट हुई, और बाकी 2 जो कंपनियां थे उनके, हालांकि उनका एक ग्रे मार्केट प्रीमियम था, वो फ्लैट खुले, इशू प्राइस पर ही खुले। इसका मतलब पूरा प्रीमियम गायब हो गया। अगर आप पीएन गाडगिल की बात करें तो इसमें 60% के ऊपर का प्रीमियम है। क्या इसका भी प्रीमियम 60 के नीचे होकर खुले? संभावना हो सकती है, क्योंकि इसमें कल का जो यूफोरिया था बजाज हाउसिंग का वो आज नहीं देखने को मिलेगा। बाजार का जो कल मूड था, जो इंडिकेशन मिल रहे थे, वो नहीं देखने को मिला। तो कहीं पे इसमें एक सॉफ्ट ओपनिंग हो जाए कंपेयर टू ग्रे मार्केट, ताज्जुब नहीं होना चाहिए। लेकिन लिस्टिंग पॉजिटिव होनी चाहिए। उम्मीद ये होनी चाहिए कि लिस्ट होकर शेयर में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, प्राइस कुछ न कुछ अवश्य बढ़ेगा। लेकिन साइज ऑफ इशू बड़ी है, 1100 करोड़ की इशू है, और मान लीजिए 50% भी ऊपर खुलता है तो 1650 करोड़ की ये वैल्यू हो जाती है नए इशू। चलिए, ठीक है सर। तो आप कह रहे हैं कि उतना यूफोरिया नहीं होगा जैसा हमने बजाज हाउसिंग के केस में देखा है, तो जितना ग्रे मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है उससे थोड़ा सा नीचे ज़रूर हो सकता है कि एक सॉफ्ट ओपनिंग भी हो जाए, तो कोई यहाँ पे हैरानी की बात नहीं है। आईपीओ मार्केट की सब बात चली है तो फिर एक सवाल और मैं आईपीओ से जुड़ा ही लेना चाहूँगा। शुक्रवार के शाम को जो सेबी का फैसला आया, जो एनएसई को लोकेशन का पूरा मामला है, जो घोटाला भी कई लोग उसे टर्म कर रहे हैं, उससे पूरी तरह से क्लीन चिट दे दी गई है एनएसई को भी, और जो पूर्व जितने भी कर्मचारी हैं, जो एक्स एमडी हैं इनकी, जो बाकी कर्मचारी थे, उनको सबको इससे क्लियर कर दिया गया, क्योंकि लैक ऑफ एविडेंस यानी कि जो सबूतों का अभाव है उस वजह से इनको इस पूरे मामले से बरी कर दिया गया है। बाजार इसको ऐसे रीड कर रहा है कि एनएसई के आईपीओ के लिए रास्ता कहीं ना कहीं साफ होता हुआ दिखा है, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी 27 अगस्त को पेपर्स डाले थे एनओसी के लिए, और वो बहुत जल्द हो सकता है उसका अप्रूवल भी आता हुआ देखा। और उसका रिएक्शन हमने बीएसई के शेयर में देखा सर। कल बीएसई ने 3459 ऑलमोस्ट 3450 के आसपास का जो रिकॉर्ड हाई लेवल है उसको छुआ था। ज़बरदस्त एक्शन था, करीब 20% के आसपास की तेज़ी हमने बीएसई के शेयर में बनती हुई देखी। आप कैसे रीड कर रहे हैं सर इसको? एनएसई के आईपीओ का बहुत जल्द आने वाला है, और उसका बीएसई पर क्या फ़ायदा दिखेगा या नुकसान दिखेगा? कंपटीशन आने से लिस्टेड स्पेस में हमेशा कुछ न कुछ दिलचस्पी बढ़ती है, बेनिफिट मिलता है, और कंपटीशन आता है तो प्राइस डिस्कवरी बेटर होती है। आज अगर आप कंपेयर करना चाहें बीएसई और एनएसई, तो एक लिस्टेड स्पेस है, एक अनलिस्टेड स्पेस है। अनलिस्टेड स्पेस में जो आपको प्राइस मिलता है वो 100 रुपया फर्क, 200 रुपया फर्क मिलता है, और एक आदमी आपको वो भाव देता है, फिर आप और 4-5 जन से खोज कर वो एक्टिविटी करते हो। मार्केट में ड्रिवन है तो 4 आना 8 आना 1 रुपये फर्क में आप सौदा कर सकते हो, और 1 सेकेंड 5 सेकेंड में आपका काम हो जाता है। तो प्राइस डिस्कवरी बहुत एफिशिएंट हो जाती है, इंटरेस्ट बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ते हैं, और आपको होल्डिंग कर कर एक मजा आता है, क्योंकि आपको रोज
वो बोलते हैं ना, आपके पल्स की तरह दिखता है कि आप कितने स्वस्थ हो या आप क्या बीमार हो। तो ये जो एक एक एक्टिविटी ट्रेडिंग में जो मजा आता है, उसका मजा ट्रेडिंग में ही है, वो लिस्टेड एंटिटी से ही होता है। तो बीएसई के शेयर में क्या करना है सर, ये जो तेजी बन रही है? सर बाजार के साथ चलिए। अगर शेयर बाजार में तेजी है तो एक्सचेंज की तो तेजी होनी ही है, क्योंकि जितना भी आप ट्रेड करो, कुछ लोगे तो कुछ बेचोगे, कुछ बेचोगे तो कुछ नया लोगे, एक्सचेंज को फायदा ही होता है इस चीज। वो नंबर्स में दिखा भी है, इन्होंने अपने जो कैश मार्केट के टर्नओवर के नंबर्स दिए हैं सर पहले 8 महीने के 2024 के, वो पिछले साल पूरे 2023 के मुकाबले आप देखेंगे तो 1.2 टाइम्स से 1.3 टाइम्स के हैं। तो 4 महीने और बचे हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरह का वॉल्यूम इनका साल के अंत तक होता हुआ दिखेगा, जैसा आप कह भी रहे हैं कि टर्नओवर में उसका रिफ्लेक्शन देखने को मिलता भी है। दो एक सेक्टर और हैं सर, आप क्योंकि आप सेक्टर चर्निंग की बात कर रहे थे, तो लिकर शेयरों में हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से काफ़ी अच्छी एक्टिविटी बन रही है। कल भी ऐसे कुछ रुझान था, जीएम ब्रिवरीज देखिए, ग्लोबल स्पिरिट्स, सेडिको, सोम डिस्टिलरीज, इनमें ज़बरदस्त एक्शन होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे क्या रणनीति होनी चाहिए सर, कोई ऐसे स्टॉक जो कि आपको पसंद हो स्पेस से? हाल ही में एक शेयर लिस्ट हुआ था, एलाइड ब्लेंडर्स, 280-83 के आसपास इश्यू प्राइस था। देखते देखते ये करीब 350 पहुंच चुका है। कंपनी का प्रदर्शन में एक बड़ा बदलाव आया है। आईपीओ लाने के पहले इनके जो प्रमोटर एक्टिव हुआ करते थे, उन्होंने अपनी पोस्ट रेलिंक्विश कर प्रोफेशनल्स को हैंडओवर करी है, जिससे काफी बड़ा बदलाव कंपनी में आया है। ये एक शेयर को देख सकते हैं। इसकी होल्डिंग, क्योंकि नई कंपनी है, इसमें कोई बड़ी होल्डिंग अभी तक किसी लोगों की हुई नहीं है। ये एक शेयर अच्छा लगता है। इसके अलावा जो दिग्गज प्लेयर है, यूनाइटेड स्पिरिट्स हो या आपके और जो 3-4 रिफाइनरी, ये डिस्टिलरी हैं, उनमें आप किसी में भी निवेश कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान में रखें कि सेक्टर रोटेशन ये एंड में आ रहा है, तो एक पूरा राउंड खत्म होने को आ गया है, तब इसका नंबर आया है। तो इसका नंबर बहुत लंबा चले ऐसा नहीं लगता। चलिए ठीक है, लेकिन सेक्टर में जो हाल में लिस्टेड कंपनियां, लाइट ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलरीज, इसमें आप ज़रूर पैसा लगा सकते हैं, ये सोच सकते हैं निवेश करने के बारे में। और जो सेक्टर लीडर है यूएसएल यानी कि यूनाइटेड स्पिरिट्स, इसको भी आप देख सकते हैं। केमिकल शेयरों में सर लंबे समय के बाद हम देख रहे हैं कि फिर से जो एक्टिविटी है वो पिकअप होनी शुरू हो गई है। शायद चाइना से जो इन्वेंट्रीज डंप की जा रही थी वो शायद अब एंड होती हुई दिख रही है, ख़त्म होती हुई दिख रही है वो डंपिंग, जिसका फ़ायदा हम कई सारे केमिकल स्टॉक्स में देख रहे हैं। हर दिन नए मूवर्स सामने आते हैं। कल की बात करें तो गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स, कनोरिया केमिकल, आरती सर्फेक्टेंट्स हुआ, कैंप्ला, सेनमार, इनमें बहुत ज़बरदस्त मूव्स देखने को मिल रहे हैं। तो कुछ सेक्टर्स में हम देख रहे हैं कि ज़बरदस्त बाइंग एक्शन देखने को मिल रहा है। केमिकल स्पेस से कोई आपकी चॉइस सर? सर फिलहाल कोई मैंने इसमें शेयर चुना नहीं है, बट हाँ, जैसा आप कह रहे हो कि ऐसा लगता है कि किसी ने एक बड़ी दुकान खोल रखी है और उसमें से रोज सुबह देखता है, भाई आज तू नहीं चला, चल आज तेरा नंबर है, कल इसका नंबर है, परसों इसका है। तो बड़ी मेहनत से शेयर चुने जाते हैं, उनमें एक मूवमेंट होता है, पब्लिक पार्टिसिपेशन होता है, 2-3 दिन की चाल होकर वो शेयर ठंडा हो जाता है। यहाँ पर मैं आपके दर्शकों को एक वार्निंग, एक चेतावनी, एक एडवाइस देना चाहता हूं कि शेयर की चाल अक्सर देखी गई है कि 3 दिन की होती है। पहले दिन एक्टिविटी शुरू होती है, दूसरे दिन उसमें मोमेंटम, स्पीड पिकअप होता है, थर्ड डे में आपको एक डिस्ट्रीब्यूशन का बड़ा मौका मिलता है, शेयर ऊपर जाकर नीचे आता है। हो सकता है थोड़ा नीचे बंद हो पिछले दिन के मुकाबले, लेकिन वॉल्यूम रिकॉर्ड स्तर पर होता है। मेहरबानी कर तीसरे दिन के मूवमेंट में नए शेयर को न खरीदे, ये फंसाने का और फंसने का दिन होता है। ओके, तो आप कह रहे हैं कि केमिकल शेयरों से फिलहाल दूर रहें, यही राय है आपकी? नहीं, मैं ये कहता हूं कोई भी शेयर हो, वो 3 दिन की चाल के बाद में उसमें एक सुस्ती आती है। तो अगर आप अचानक कोई शेयर देखते हो जो 2 दिन से लगातार अच्छा खासा मूव कर रहा है, तीसरे दिन वो शेयर को न खरीदे, क्योंकि अब उसमें करेक्शन आने का समय आ गया।
चलिए ठीक है सर, ये आपने काफ़ी अच्छी बात बताई जो कि हमेशा के लिए वैलिड है, हमेशा एक्टिव रहती है कि तीसरे दिन अगर आप तेज़ी के बाद किसी शेयर में एंटर कर रहे हैं तो थोड़ा सा सतर्क होकर बहुत ही ध्यान से आप उसमें उतरे, क्योंकि हो सकता है कि फिर आप फंसने के चांसेस आपके ज़्यादा होते हुए नजर आए। काफ़ी सारे सेक्टर्स की बात हो गई है सर, शो के हम एंड में पहुँच गए हैं। आपकी पिक सर जहाँ पे आपको लगता है कि खरीदारी करके चले जाना चाहिए, आपने लिकर स्पेस से एक स्टॉक बताया, कोई और भी नाम जो आपके जहन में हो सर? इरेशनल एक्सूबरेंस एक वर्ड था जो मैं कहना चाहता था, लेकिन जो कहते हैं दिमाग से निकल चुका था। बाजार में कल जो देखा गया, खास करके जो आपका हाउसिंग स्पेस है उसके अंदर में, वो इरेशनल एक्सूबरेंस था जहां पर एक शेयर एक तरफा बढ़ा 135% और बाकी सब शेयर घटे। हो सकता है वापस 1 या 2 दिन में ये पूरा का पूरा ट्रेंड चेंज हो, और इसके लिए 2-3 शेयर जो अच्छे लगते हैं, कल जो शेयर घटे थे हाउसिंग स्पेस में, उनमें निवेश किया जा सकता है, और उसमें मेरी टॉप पिक है पीएनबी हाउसिंग। ओके, तो क्या टारगेट और क्या स्टॉप लॉस लेके चलना चाहिए सर, क्या व्यू होगा आपका? मेरे ख्याल से कल का जो बंद है 1050 1055 के आसपास है। 1005 का स्टॉप लॉस, टारगेट 1250 रुपए, और समय अगर सब कुछ ठीक ठाक चले तो ये सप्ताह खत्म होने के पहले आपको 1250 का प्राइस टारगेट दिख सकता है। ओके सर, अगर मुझे सही याद है तो पहले भी आप जब हमारे साथ जुड़े हैं मनीनान के प्लेटफॉर्म में ही, आपने पीएनबी हाउसिंग काफ़ी नीचे के लेवल्स पे रिकमेंड किया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस सर, मैं ये शेयर 700 के नीचे से रेकमेंड कर रहा हूं, और हर बार ये इसका प्राइस टारगेट, एंट्री लेवल, स्टॉप लॉस को बढ़ाते हुए जा रहा हूं। और आप ये समझिए कि ओरिजिनल रिकमेंडेशन से शेयर डबल से ज्यादा ऑलरेडी हो चुका है। चलिए, तो आप कह रहे हैं कि पीएनबी हाउसिंग आप लगातार पिछले 700 के आसपास के लेवल से या 700 के नीचे के लेवल से रेकमेंड करते हुए आ रहे हैं। कल की क्लोजिंग आप देखें 1063 की है और 1005 बोला सर आपने, 1050 बोला स्टॉप लॉस का लेवल? हाँ, मैंने स्टॉप लॉस बोला 1005। हाँ, 1005 रुपये का, क्योंकि स्क्रीन पर 1050 रुपये लिखा आ रहा था तो मैं इसीलिए आपसे थोड़ा कंफर्म करना चाह रहा था। 1005 रुपये का आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए। ऊपर में 1250 रुपये तक के जो टारगेट्स हैं वो स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। तो क्लियर कर इंडिकेशन है कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस 1-2 दिन में जब ये यूफोरिया ठंडा हो जाएगा तो शायद ये स्टॉक भी ठंडा होता हुआ दिखे, और जो बाकी स्टॉक्स हैं जो कि वैल्यूएशन वाइज स्पेस में अगर आप देखें पीएनबी हाउसिंग जैसे फॉर दैट मैटर, वो काफ़ी सस्ते हैं अभी भी बजाज हाउसिंग के कंपैरिजन में, तो वहाँ पे आप चाहें तो ज़रूर खरीदारी करके चल सकते हैं। 1250 रुपये आपका टारगेट होगा, 1005 रुपये का आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए। इसी हफ्ते हो सकता है कि ये जो टारगेट्स हैं वो आपको आते हुए नज़र आ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज आप सुबह सुबह हमारे साथ जुड़े, अपना समय आपने हमें दिया। कोई डिस्क्लोजर जो आप शेयर करना चाहेंगे? बहुत सारे स्टॉक सेक्टर्स की बात हुई है सर। डिस्क्लोजर में पीएनबी हाउसिंग की जो मैंने बात की उसमें मैं निवेशित हूं। उसके अलावा जो स्टॉक्स जिक्र करने के लिए किया उसमें पोजीशन हो या नहीं हो जरूरी नहीं है, क्योंकि वो डिस्कशन के तौर पर आए हैं। रिकमेंडेशन मैंने यही दिया था। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे, विश यू अ वेरी गुड डे सर। तो क्या खरीदें क्या बेचें में आज के लिए बस इतना ही। आज फिर से आईपीओ मार्केट में काफ़ी ज़्यादा एक्शन देखने को मिलेगा। पीएन गाडगिल की लिस्टिंग होने वाली है। कुछ ऐसा ही यूफोरिया जैसा हमने बजाज हाउसिंग के केस में देखा था वैसा तो नहीं, लेकिन हाँ अच्छे खासे गेंस इस स्टॉक में भी देखने को मिल सकते हैं। तो कैसी लिस्टिंग होगी? सुबह 10:30 बजे बीच बाजार में मेरे सहयोगी विवेक मित्तल आपके साथ जुड़ेंगे। पूरा कवरेज आपके लिए लेके आएंगे, ग्लोबल मार्केट्स का भी, आईपीओ मार्केट में किस तरह की हलचल है और छोटे मोटे स्टॉक्स पर भी आपको पूरी जानकारी देंगे। तो जुड़ना मत भूलिए सुबह 10:30 बजे। तो क्या खरीदे क्या बेचे में आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आज का दिन भी आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा। जैसा आपको बजाज हाउसिंग फाइनेंस में गेंस देखने को मिले वैसे कुछ रुझान आज भी देखने को मिलेगा। इसी उम्मीद में मुझे आप इजाजत दीजिए, कल आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। को पावर्ड बाय टेक्नो।